Put that in linear equations. पुट के एडिंग अपने हाँ राइट लिखिए x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2। आपको मालूम है ये किसका इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन है प्लेन का। याद है आपको, मैंने आपको प्लेन का इक्वेशन लिखवाया था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन लिखो 3x प्लस 6y। यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 तो ये ऑब्वियसली लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही कह रहा हूं आपसे, प्लस लिखिए 5z इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 2x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 3। क्या क्या लिखा आपने? x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहां आओ एक एक करके। पहले मुझे बताओ ये 3 प्लेन है, मुझे बताइए 3 प्लेन्स की इक्वेशन आपके पास। 3 प्लेन यदि इंटरसेक्ट करेगा तो क्या क्या बन सकता है? या तो पॉइंट बनेगा, तीनों प्लेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या दूसरा होगा लाइन बनेगा, और तीसरा होगा खुद ही प्लेन बनेगा। इसका मतलब 3 ही तरह के आंसर्स होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि इंटरसेक्शन नहीं करे, नो सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो बेसिकली ज्योमेट्रिकली जो सॉल्यूशंस आएगी आपकी, या तो पॉइंट होगी जिसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सॉल्यूशन 2 तरह की होगी, एक तो लाइन वाली सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली, और दूसरा प्लेन वाली सॉल्यूशन जो बहुत ही रेयर होगी, प्लेन वाली सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरा केस बनेगा नो सॉल्यूशन का। ठीक है, क्लियर? तो मैंने ऐसे ही आपको एक रफ आइडिया दिया है कि क्या पोजीशन बनेगी इसकी। सॉल्व करने का तरीका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होगा। लेकिन स्टार्ट करें। लेकिन इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सॉल्यूशन। इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हाँ मुझे बताइए, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, y का क्या है? 2, z का क्या है? 1। नेक्स्ट 3, 6, 5। नेक्स्ट 2, 4, 3, और लिखिए x, y, z इज इक्वल टू क्या आएगा? 2, 4, 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम? पहले इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट मैंने लिख दिया, दूसरे इक्वेशन में भी एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट लिख दिया, तीसरे इक्वेशन में भी हमने लिख दिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ए। इसे कहते हैं मैट्रिक्स एक्स, और इसे कहते हैं मैट्रिक्स बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे लिखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ, आपको ही मालूम है कि यदि मैं इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन चलाता हूं तो इस वाले में कोई चेंज नहीं होता है। एक्स वाई जेड में मैं कभी चेंज नहीं करता हूं, जो ऑपरेशन हम यहां लगाते हैं सेम ऑपरेशन यहां लगाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर ना?
जो ऑपरेशन यहाँ लगाते हैं सेम ऑपरेशन हम यहाँ लगाते हैं। इसका मतलब इस एक्स वाई जेड में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। ये बात तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो कई लोग कहते हैं इस एक्स वाई जेड को आप बेकार लिखे जा रहे हो, बार बार लिखते हो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, इसको हटाओ। काम की बात ये है और ये है। तो जब भी हम ए के साथ बी को मर्ज कर देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स ऑगमेंट हुई। ऑगमेंट मतलब, ऑगमेंट करने का मतलब होता है बड़ा करना, ठीक है। तो ए के साथ जब भी बी मर्ज कर दोगे तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो लिखिए ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू 1 3 2, पहला कॉलम यही था ना, 2 6 4, नेक्स्ट बताओ 1 5 3, और डंडे के इस तरफ 2 4 3। ये आपकी मैट्रिक्स ए होगी और ये आपकी बी होगी। समझ में आ गई बात? ये क्यों मिलाया मैंने आपको समझाया, उसके पीछे रीजन, क्योंकि जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करते, या तो चेंज यहां होता है या चेंज यहां होता है, ठीक है, क्लियर। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो लोग कहते हैं इसको लिखना बेकार है, बार बार आप लिखते जा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। तो आप इन दोनों को मर्ज करके लिख लो। जब भी मर्ज करोगे तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। अब आओ, करने का तरीका वही है कि आप इसके हेल्प से इन दोनों को जीरो करोगे। इधर देखो, इसके हेल्प से इन दोनों को जीरो, ठीक है। तो स्टार्ट करें, यहां स्टार्ट करो, इसके हेल्प से इन दोनों को जीरो। कैसे करेंगे? R2 में ऑपरेशन आप यहां लिखो इक्विवेलेंट टू, सीधा लिखो 1 2 1। नेक्स्ट बताओ 0 0, और क्या इज इट 2, नेक्स्ट 0 0, और बताओ क्या आएगा 1 1। सेम ऑपरेशन डंडे को उस तरफ लगाओ, 2 क्या आ जाएगा -2, और बताओ क्या आएगा -1 -1। जो भी ऑपरेशन आपने लगाया है वो यहां साइड में लिख दो। क्या लिखा था आपने? R2 में ऑपरेशन क्या लगाया था? R2 में लगाया था R2 - 3R1, और R3 में ऑपरेशन क्या लगाया था? R3 - 2R1। लिख दो साइड में, हो गया? कोई प्रॉब्लम? तो मुझे बताइए क्या क्या आया? 1 2 1 ये पोजीशन आपकी बन रही है, ठीक है। 2 - 2 - 1 ऑपरेशन साइड में लिख देना। अब यहां इसके हेल्प से आपने इन दोनों को जीरो कर लिया। मैंने आपसे पहले भी समझाया कि इस रो पे और इस कॉलम पे ऑपरेशन करने की आपको जरूरत नहीं। अब टर्न आएगा यहां, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जीरो है और नीचे भी जीरो है। यदि नीचे जीरो नहीं होता तो इंटरचेंज कर लेते। तो इसका यदि ये दोनों के दोनों जीरो है तो आपकी पोजीशन यहां चली गई। अब इसके हेल्प से नीचे जीरो करो या फिर इंटरचेंज करके जीरो करो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? या तो सीधा जीरो कर दो या इंटरचेंज करके जीरो करो। तो क्या लगाओगे ऑपरेशन? डायरेक्ट जीरो कर लें तो इसके हेल्प से नीचे जीरो। कैसे करोगे? लिखो, पहले लिखते जाओ 1 2 1, नेक्स्ट 0 0 2, नेक्स्ट 0 0। हाँ, इसको हाफ करो, दैट इज 1, और 1 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगी। तो लिखो 0। सेम ऑपरेशन वहां लगा दो, 2 - 2, हाफ करो -1, और -1 उसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे तो इज इट 0 0। क्या ऑपरेशन लगाया मैंने? R3 में ऑपरेशन, R3 माइनस क्या, हाफ ऑफ क्या, R2 लिख दो।
हो गया। अब यहाँ आओ, यहाँ कंसंट्रेशन, इसके हेल्प से आपने नीचे 0 कर दिया, तो फर्स्ट रो पे ऑपरेशन नहीं करना, फर्स्ट कॉलम पे नहीं करना। अब रही बात, यहां तो आप कुछ कर नहीं सकते थे, इसके हेल्प से आपने नीचे 0 कर दिया, तो इसका मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे भी ऑपरेशन नहीं करना। तो मेरे हिसाब से सारी बात खत्म हो गई, इसके अलावा रो ऑपरेशन हो नहीं सकता, तो रो ऑपरेशन आपकी ओवर है। बस जहां तक हम कर सकते थे वो कर चुके, ठीक है। फर्दर कुछ बचता नहीं है जिसपे कि आपके रो ऑपरेशंस कैरी होना। इसका मतलब अब रो ऑपरेशंस करने की जरूरत नहीं है, रादर इक्वेशन लिखने की तैयारी करनी चाहिए आपको। अब आइए एक एक करके, जो जो बातें मैं आपसे पूछूं वो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये पिछले क्लास से लिंक्ड है। मुझे बताओ, पहला कॉलम पिवट कॉलम है? बिल्कुल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सेकंड कॉलम पिवट कॉलम है? नहीं है। थर्ड कॉलम पिवट कॉलम है? बिल्कुल है। इसका मतलब कॉलम 1 कॉलम 3 आर पिवट कॉलम्स। यहां तक क्लियर? अब रही बात पहला कॉलम, आप इधर देखो जरा, पहला कॉलम एक्स का कॉलम, क्योंकि रीजन एक्स के सारे कॉफिशेंट्स यहां लिखे गए। यहां देखो, एक्स के जितने कॉफिशेंट्स हो यहां लिखे जाते हैं, तो पहला कॉलम एक्स का कॉलम माना जाता है, दूसरा कॉलम वाई का है, तीसरा कॉलम जेड का है। तो मुझे बताओ पिवट कॉलम्स कौन कौन से? एक तो कॉलम 1, एक कॉलम 3। इसका मतलब एक्स एंड जेड आर पिवट वेरिएबल्स। आर जो पिवट कॉलम होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पिवट वेरिएबल्स होंगे। और ये कॉलम आपकी क्या है? नॉन पिवट कॉलम, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगी ऑब्वियसली वाई, वो फ्री वेरिएबल होगी, फ्री वेरिएबल, ठीक है। वो अलग उसकी पोजीशन, फ्री मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। यहां तक तो एक एक करके लिखिए। रिमार्क नंबर 1 लिखिए, C1 एंड C3 आर पिवट कॉलम्स। आर क्या लिखा आपने? पिवट कॉलम्स। ब्रैकेट में लिखिए इंडिपेंडेंट कॉलम्स। लिखिए देयरफॉर एक्स एंड जेड। इधर देखिए, ये कॉलम किसका है? एक्स का है, ये कॉलम किसका है? जेड का है। लिखिए देयरफॉर एक्स एंड जेड आर पिवट वेरिएबल्स। पिवट वेरिएबल्स का मतलब कुछ लोग कहते हैं बेसिक वेरिएबल्स। ऑब्लिक लिखिए बेसिक वेरिएबल्स। लिखा आपने? ठीक है। नेक्स्ट कॉलम 2 लिखिए नेक्स्ट लाइन में, C2 इज नॉन पिवट कॉलम। नॉन पिवट कॉलम, ये पिवट कॉलम नहीं है, नॉन पिवट कॉलम। लिखिए देयरफॉर y इज फ्री वेरिएबल। लिखिए देयरफॉर y इज फ्री वेरिएबल। नॉन पिवट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो फ्री वेरिएबल होगा। फ्री वेरिएबल का मतलब, फ्री वेरिएबल का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऑब्लिक में लिखना चाहिए, लिख लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसकी मर्जी अपनी, ठीक है। मेरी बात सुन लीजिएगा, एक्स और जेड आपकी क्या है? पिवट कॉलम्स हैं, इसलिए पिवट वेरिएबल्स है। कुछ लोग इसे बेसिक वेरिएबल्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसे डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि वो वाई के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। पिवट वैसे तो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नेम में कुछ है नहीं, नेम तो लोग अपनी तरफ से बनाते हैं कि जैसा सिचुएशन होगा वैसा। तो वैसे तो हम पिवट वेरिएबल्स कहते हैं, इसे बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है।
कुछ लोग बुक्स में ये डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि y हुई इंडिपेंडेंट और y के ऊपर ये डिपेंड करेगा कौन, x एंड z, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो नेम है, नेम में आप ज्यादा ये क्यों है वो वाली बात नहीं, लेकिन रफली मैंने आपको बता दिया कि y हुई फ्री वेरिएबल, फ्री मतलब इंडिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। तो कुछ लोग उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, दो नेम काफी है, एक पिवट वेरिएबल कहिए, एक फ्री वेरिएबल कहिए। ठीक है, उतना ज्यादा इंट्रिकेसेस में नहीं आनी। तो y आपकी फ्री वेरिएबल, ठीक है, यहां तक क्लियर, क्योंकि वो नॉन पिवट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है। अब आइए इक्वेशन क्या क्या लिखेंगे आप, लिखिए इन दिस केस वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन बताएंगे क्या होगा, इधर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, इधर देखिए, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, लिखो x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन बताओ, 0x प्लस 0y प्लस 2z इज इक्वल टू -2, और लास्ट वाला 0 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए क्या इक्वेशन हुई आपकी, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। दूसरा बताओ, मेरे हिसाब से उतना लिखने की जरूरत नहीं है, 2z इक्वल टू -2। लास्ट बताओ, 0 इज इक्वल टू 0। मुझे बताइए z की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, -1, यहां z -1 रख दो, तो x प्लस 2y क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 3। ठीक है, लिखो देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम, जैसे ही z -1 रखोगे तो x प्लस 2y 3 हो जाएगी। अब मुझे बताओ x और y में फ्री कौन, y, तो लिखो लेट y इज इक्वल टू, क्या लिखना चाहोगे, t, लिखो लेट y इज इक्वल टू t बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2t। तो सॉल्यूशन आपके पास आ गया, एक तो हो गई z -1, दूसरा बताओ y इज इक्वल टू t, और तीसरा बताओ, लिखो दैट इज x इज इक्वल टू 3 - 2t, y इज इक्वल टू बताओ, y इज इक्वल टू t, और z इज इक्वल टू बताओ, -1 where t बिलोंग्स टू क्या, where t बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या इंडिकेट करता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लिखिए दैट इज, फटाफट लिखिए दैट इज सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। लिखिए दैट इज सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों हुआ, इधर देखो कंसंट्रेशन। मुझे बताओ ये जो तीसरा 3 इक्वेशन थी उसमें से रेलेवेंट इक्वेशंस कितने रह गए हैं, सिर्फ 2 ही रह गए ना, क्लियर, क्योंकि तीसरा तो 0 हो गई। मुझे तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, 3, नंबर ऑफ रेलेवेंट इक्वेशंस कितने हैं, 2। तो मुझे बताइए वेरिएबल्स ज्यादा हैं, वेरिएबल्स ज्यादा हैं और इक्वेशंस कम है। रीजन लिखिए ब्रैकेट में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के, सिंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रेलेवेंट इक्वेशंस। हो गई बात क्लियर? ठीक है यहां तक? अब आओ, तो सॉल्यूशन भी निकल गया, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकला, क्लियर। पीवट कॉलम आपको समझ में आ गया, पीवट वेरिएबल्स समझ में आ गया, फ्री वेरिएबल्स भी समझ में आ गया। अब लिखिए रिमार्क नंबर 2, लिखिए वी हैव नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू 2, सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू 3,
कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स। आगे लिखिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, इधर देखिए रैंक हमें देखना है, इधर यहां से रैंक देखिए, मुझे देखिए क्या पहला रो नॉन जीरो रो है? दूसरा रो नॉन जीरो रो है। तीसरा रो जीरो रो है। तो मुझे देखिए रैंक ऑफ ए कितना है? 2। तो लिखिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब आइए रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी देखा जाता है। क्या देखा जाता है? रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी। ए ऑब्लिक बी मतलब यहां से यहां देखना है, ऐसे। तो मुझे देखिए क्या ये नॉन जीरो है? क्या ये भी नॉन जीरो है? क्या ये भी नॉन जीरो है? नहीं। तो मुझे देखिए रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी कितना हुआ? 2 हुआ। मुझे देखिए रैंक ऑफ ए कितना है? 2। रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी भी कितना है? 2। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने? तो ये ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी के इक्वल होना चाहिए। मैं नीचे का भी कंडीशन लिखवाऊंगा, पहले समझ लीजिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी के इक्वल होना चाहिए और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए। कितने वेरिएबल्स है हमारे पास? 3। रैंक ऑफ ए कितना है? 2। रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी कितना है? 2। तो लिखिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसी में फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए क्या होना चाहिए? रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी के इक्वल होना चाहिए, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए। हो गया? और ये क्राइटेरिया यहां फुलफिल हो रही है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। आगे लिखिए रिमार्क नंबर 3, लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या लिखा आपने? डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेम याद रखिएगा, बहुत यूज होता है स्टैट्स में। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कहते हैं नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स को। ब्रैकेट में लिखिए नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए। कितने वेरिएबल्स थे हमारे पास? 3। रैंक कितनी थी? 2। इसका मतलब एक वेरिएबल जरूर हमारा फ्री रहा होगा। नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे हमारे पास? 3, दैट इज एक्स वाई जेड। रैंक ऑफ ए कितना है? 2। इसका मतलब एक वेरिएबल जरूर फ्री होगा हमारा। आपको ही मालूम है वो वेरिएबल कौन है? वाई इस केस में। ठीक है, लिखिए फोर्थ वन, लिखिए रिमार्क नंबर 4, लिखिए सुपर फ्लस इक्वेशंस। कुछ लोग कहते हैं रिडंडेंट इक्वेशंस। इन तीनों वर्ड का मतलब होता है यूजलेस। सुपर SUPERFLOUS, सुपरफ्लस इक्वेशंस। और लिखिए रिडंडेंट इक्वेशंस। रिडंडेंट इन दोनों वर्ड का मतलब होता है यूजलेस इक्वेशंस। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यूजलेस। यदि आपसे पूछे कितने सुपरफ्लस इक्वेशंस हैं या कितने रिडंडेंट इक्वेशंस हैं, तो ये होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्चुअल इक्वेशंस माइनस रैंक ऑफ ए। तो मुझे बताइए हमारे पास एक्चुअल इक्वेशंस कितने थे? 3। रैंक कितनी थी?
दो, तो एक इक्वेशन हमारी जरूर बेकार हो गई होगी, और वो आपको अच्छी तरह से मालूम है वो कौन है, वो y नहीं है, वो है 0 इज इक्वल टू 0। ये रिडंडेंट इक्वेशन हो गई आपकी। एक्चुअल में 3 इक्वेशन मिली थी, लेकिन काम की इक्वेशन सिर्फ 2 रह गई, एक उसमें से बेकार हो गया, जिसे हम कहते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट मीन्स यूजलेस, ठीक है, एक हमारा बेकार हो गया। यहां तक क्लियर? लेकिन रिमार्क नंबर 5, लेकिन रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी। ये यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक हमेशा रैंक ऑफ ए से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। मतलब यदि आप मैट्रिक्स के अंदर फर्दर कॉलम्स ऐड करते जाते हैं तो या तो रैंक बढ़ेगी या एज इट इज रहेगी, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि इसकी रैंक कम हो जाए, ये इम्पॉसिबल। मतलब आप जैसे जैसे अटैच करते जाओगे, मैट्रिक्स को बड़ा करते जाओगे, तो या तो रैंक बढ़ेगी या पिछले वाले के इक्वल रहेगी, कम नहीं होगी। मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हमेशा ज्यादा होती है रैंक ऑफ ए से, या ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकती है। लेकिन नेक्स्ट रिमार्क नंबर क्या, 6। लेकिन जनरल सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय, लेकिन जनरल सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय वैसे तो हम जनरल सॉल्यूशन लिख चुके हैं, विल बी गिवन बाय, लेके x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। x की वैल्यू क्या थी, देखो x की वैल्यू क्या थी, 3 माइनस 2t, 3 माइनस 2t t, और z क्या था, लिख दो, इसको आप ब्रेक करो, लिखो 3 0 माइनस 1 प्लस माइनस 2t, क्या आएगा, t और 0। इसको और थोड़ा ढंग से लिखो, 3 0 माइनस 1 प्लस t कॉमन, क्या आएगा, माइनस 2 1 0। ठीक है, 3 0 माइनस 1 माइनस 2 1 0। एक तरह से ये आपकी हो गई क्या, 3 0 माइनस 1 माइनस 2 1 0, टी कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने इसे कहा कुछ भी नेम दे दो, क्या नेम देना चाहोगे, P लिख देता हूं और इसे लिख देता हूं V। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हुआ, x इज इक्वल टू आया P प्लस T इंटू V, वेयर T बिलोंग्स टू रियल नंबर। मुझे बताओ, जो मैं आपसे पूछूंगा, इधर कंसंट्रेशन आपकी, ये किसकी इक्वेशन है, ये ऑब्वियसली लाइन की इक्वेशन है। आपको मैंने पढ़ाया था ना लाइन्स एंड प्लेन्स, तो मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती थी, a प्लस टी इंटू डी, a प्लस टी इंटू डी, ये होता था ना, a प्लस टी इंटू डी। ए क्या होता था, वो पॉइंट जिससे वो पास करती थी, और डी क्या होता था, डायरेक्शन होती थी या जिसके वो पैरेलल होती थी। तो ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो हमारे पास प्लेन्स की इक्वेशन थी, इधर देखिएगा 3 इक्वेशन प्लेन की दी गई थी,
ये तीनों प्लेन जो इंटरसेक्ट की, वो इंटरसेक्शन क्या निकला? एक लाइन निकली। क्या निकली? लाइन। वैसे देखिए, दो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बन रही है? लाइन। तो ये ध्यान रखिएगा, लाइन हमारी निकली तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन। तो लिखिए ज्योमेट्रिकली, इट विल रिप्रेजेंट a line passing through P and is parallel to the vector V. Passing through the point P and is parallel to the vector V. अंडरलाइन के लिए ज्योमेट्रिकली इट विल रिप्रेजेंट अ लाइन। लाइन वर्ड अंडरलाइन की। समझ में आ गई बात? तो मुझे बताइए, तीन प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या क्या बन सकती है? या तो पॉइंट बनेगी, या लाइन बनेगी, या प्लेन बनेगी। ठीक है। अब दूसरा आई क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। इतने सारे पॉइंट्स क्लियर है आपको? लिखिए x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 2x प्लस 3y प्लस 8z इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट x माइनस y माइनस 9z इज इक्वल टू 1। x plus 2y plus 3z is equal to 4, 2x plus 3y plus 8z is equal to 7, x minus y minus 9z is equal to 1. लिखिए in matrix form it can be expressed as क्या आएगा? 1 2 3, नेक्स्ट 2 3 8, नेक्स्ट बताओ 1 माइनस 1 माइनस 9 एक्स वाई जेड। और बताओ 4 7 1 लिख दो। ये आपकी हो गई मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स क्या हो गई? एक्स। ये मैट्रिक्स क्या हो गई? बी। इंडिकेट कर दो। आगे लिखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 2 1, नेक्स्ट 2 3 माइनस 1, नेक्स्ट 3 8 माइनस 9। और बताओ 4 7 1 4 7 1। ठीक है। प्रोसीजर सेम। क्या प्रोसीजर? इसके हेल्प से इन दोनों को 0। क्या लगेगा ऑपरेशन? R2 में ऑपरेशन बताओ। R2 माइनस ट्वाइस R1। और R3 में ऑपरेशन R3 माइनस R1। लिखो दिस इज इक्वलेंट टू 1 2 3। नेक्स्ट बताओ is it 0? next minus 1, next is it 2, next of 0, next minus 3, next बताओ is it minus 12, minus 12। ये ठीक है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? -1 2 0 सॉरी -3 12। ये ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट। सेम ऑपरेशन आप इधर की तरफ कर दो, डंडे के उस तरफ। क्या आ जाएगा? 4 और ये क्या होगा? -1, नेक्स्ट -3 कर दो।
अब ये हो गया, मैंने आपसे क्या कहा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन नहीं करना। अब इसके हेल्प से इसको जीरो करो। कैसे करोगे? R3 में ऑपरेशन बताओ। R3 माइनस 3R2, ठीक है। लिखो दिस इज इक्वल टू 1 2 3, नेक्स्ट 0 माइनस 1 2, नेक्स्ट बताओ 0 0, और ये मेरे हिसाब से माइनस 18, ठीक है। ये हो जाएगी 4 माइनस 1। हाँ ये बताओ ये कितना हो जाएगा, -3, तो ये हो गई 3, तो हो गई आपकी कितनी हो जाएगी, 7 तो नहीं होगी है, 3 + 3, हाँ इसे थ्राइस करो और थ्राइस करके यहां सब्ट्रैक्ट करो। इज इट 0? लिखो 0। अब यहां इसके हेल्प से आपने नीचे 0 कर लिया, तो ये कॉलम पीवट कॉलम है आपका। एलिमेंट इज कॉल्ड पीवट एलिमेंट, कॉलम इज कॉल्ड पीवट कॉलम, और ये कॉलम x का है। ऑब्वियसली पीवट वेरिएबल हुई x, इसके हेल्प से आपने 0 कर लिया, तो ये क्या है आपका पीवट एलिमेंट पीवट कॉलम, और y भी आपकी हो गई पीवट वेरिएबल। अब रही बात यहां देखो, यहां वाला पोजीशन, क्या ये नॉन जीरो है? तो ये भी क्या है, पीवट कॉलम है। ऑब्वियसली वेरिएबल क्या है, पीवट वेरिएबल। तो लिखिए एक एक करके। रिमार्क नंबर 1 लिखिए, इन दिस केस C1 C2 and C3 are all pivot columns, all pivot columns। देखिए therefore x, y and z, x, y and z are pivot variables, are pivot variables। ब्रैकेट में लिखिए बेसिक वेरिएबल्स, और साइड में लिखिए एंड देयर इज नो फ्री वेरिएबल, कोई भी फ्री नहीं है, क्योंकि तीन ही वेरिएबल हैं, तीनों के तीनों क्या हो गए, पीवट वेरिएबल्स हो गए। एंड देयर इज नो फ्री वेरिएबल। तो आपको ये मालूम है कि जैसे ही फ्री वेरिएबल नहीं हुआ तो सॉल्यूशन क्या आएगी, सॉल्यूशन ऑब्वियसली यूनिक की तरफ जाएगी। लेकिन दैट इज सॉल्यूशन बताओ। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, x + 2y + 3z इज इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन बताओ, -y + 2z इज इक्वल टू -1। तीसरा बताओ, -18z इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले z की वैल्यू 0 हो गई, यहां से z 0 होते ही y क्या हो जाएगी, 1, y इज इक्वल टू 1 लिख दो। और x क्या हो गई, x आपकी 3 हो गई, 3 या 2, जल्दी बताओ, 2 लिख दो। आपको मालूम है ये सॉल्यूशन क्या कहलाती है, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन दैट इज सॉल्यूशन इज यूनिक। इसका मतलब तीन प्लेन्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इज यूनिक। और वो यूनिक, क्लियर है बात, सिर्फ एक सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली हम इसे यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब लिखिए रिमार्क नंबर 2। मुझे बताइए हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 3। लिखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू 3। अब इधर आओ, रैंक ऑफ ए देखने जा रहे हैं। ए यहां तक है,
मुझे तो फर्स्ट रो नॉन जीरो रो है, सेकंड रो भी नॉन जीरो रो है, थर्ड रो भी नॉन जीरो है। तो लिखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अब आओ रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी, लिखो रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी। यहां से यहां तक देखेंगे, क्या ये रो नॉन जीरो रो है? क्या ये रो नॉन जीरो रो है? क्या ये रो नॉन जीरो रो है? तो लिखो रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मुझे बताओ यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या क्राइटेरिया हुआ? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और इनफाइनाइट के लिए क्या था? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो लिखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, लिखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इस इंफॉर्मेशन को ब्रैकेट में लो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि ये दोनों इक्वल हो, इधर देखो, और इसके भी इक्वल हो जाए तो फिर यूनिक होती, और यदि ये दोनों इक्वल हो और इससे लेसर रह जाए तो इनफाइनाइट होती। ये याद रखना, मैंने क्वेश्चन के थ्रू बताया। बहुत लोग पहले कंसेप्ट बता देते, लेकिन मैं वो नहीं बताता, मैं पहले क्वेश्चन बता रहा हूं आपको और उसी में कंडीशंस में आपको लिखवा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको कवर अप करके रखो और वहां भी कवर अप करो, इनफाइनाइट के केस में भी। कर लिया आपने? अब आओ नेक्स्ट, लिखो रिमार्क नंबर 3। वहां भी इनफाइनाइट में कवर किया, कर लिया ना आपने? अब आओ, 2 रिमार्क हो गए थे ना यहां, अब लिखो तीसरा रिमार्क। लिखिए टू हैव अ सॉल्यूशन, लिखो टू हैव अ सॉल्यूशन। टू हैव अ सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट होता है। जब भी आपसे पूछे ना कंसिस्टेंट, इसका मतलब टू हैव अ सॉल्यूशन। ब्रैकेट में लिखो कंसिस्टेंट, मतलब आपसे पूछे कंसिस्टेंट, इसका मतलब टू हैव अ सॉल्यूशन कह रहा हो। ठीक है, लिखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी। इसको भी ब्रैकेट में लो। मतलब यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए, इधर देखिए, यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। यदि ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो गया तो सॉल्यूशन आपकी यूनिक होगी, और यदि ये दोनों इक्वल होके लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गया तो आपकी सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगी। टू हैव अ सॉल्यूशन में 2 तरह की सॉल्यूशन होती है, एक यूनिक, दूसरा इनफाइनाइट। ठीक है, यूनिक कब होगा? तो पहले तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करे, साथ में नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल भी हो। इनफाइनाइट कब होगा? पहले ये क्राइटेरिया फुलफिल करे, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। टू हैव अ सॉल्यूशन मीन्स आइदर सॉल्यूशन इज यूनिक और इनफाइनाइट। ठीक है, तीसरा कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब लिखो रिमार्क नंबर क्या? 4। लिखिए नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ब्रैकेट में लिखो इनकंसिस्टेंट। रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी के इक्वल नहीं होगा। मुझे बताइए, इक्वल नहीं होगा तो किसका रैंक ज्यादा होगा?
किसका ज़्यादा होगा? ऑगमेंटेड का ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा नहीं होगा। इसे क्लियरली लिख लीजिए, दैट इज रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी, तो नो सॉल्यूशन होगी। जैसे रैंक ऑफ ए, इधर सुनिए मेरी बात, जैसे रैंक ऑफ ए आपकी 2 हो जाए और रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी 3 हो जाए, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। इधर देखिए कैसे होगा, मैं आपको यहां बता रहा हूं। इधर देखिए, यहां आपको ज्यादा ढंग से दिखेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो हम सॉल्व कर रहे थे अभी लीनियर इक्वेशन में। मुझे बताइए यहां रैंक ऑफ ए यदि हम देखें तो ये नॉन जीरो रो, ये भी क्या है? नॉन जीरो रो, और ये क्या है? जीरो रो। तो रैंक ऑफ ए कितने हुई? 2। अब रही बात रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी देखना है, तो ये हो गई आपकी नॉन जीरो रो, ये भी हो गई नॉन जीरो रो, और ये भी हो गई नॉन जीरो रो। यहां जीरो की जगह 2 हो जाए या कुछ और हो जाए, मतलब नॉन जीरो हो जाए, तो उस केस में आपकी नो सॉल्यूशन होगी। क्यों होगी नो सॉल्यूशन? मान लीजिए जीरो को मैं कट करके कुछ लिख देता हूं, सपोज 3, तो मुझे बताइए पहले मुझे बताइए रैंक ऑफ ए कितनी हुई? 2, और रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी कितना हो गई? 3। अब नो सॉल्यूशन क्यों हो रही? क्योंकि लास्ट इक्वेशन को जब आप पढ़ेंगे तो ये आएगा 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 3। तो आपको मालूम है 0x प्लस 0y प्लस 0z कभी भी नॉन जीरो के इक्वल नहीं होगा, वो जीरो के ही इक्वल होगा। उस केस में आपकी नो सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब आइए ज्योमेट्रिकली इस केस में सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करती है, लिखिए ज्योमेट्रिकली। रिमार्क नंबर कौन सा? लिखिए ज्योमेट्रिकली इन दिस केस solution is a point. Geometrically in this case solution is a point. पॉइंट अंडरलाइन की, वो पॉइंट कौन है? इधर देखिएगा, वो पॉइंट कौन है? वो पॉइंट जो है वो है आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई थी? लिखिए दैट इज 2, 1, 0, 1, 0, जैसे कोऑर्डिनेट में लिखते हैं वैसे लिखना है। ठीक है? इस केस में सॉल्यूशन पॉइंट, और पिछले केस में सॉल्यूशन क्या थी? लाइन थी। तो मैंने आपसे क्या कहा, या तो 3 प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो या तो पॉइंट बनेगा या लाइन बनेगी या खुद ही प्लेन बनेगा। अब खुद प्लेन का भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 8। क्या लिखा आपने? x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 8, और लिखिए 3x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल टू 12। ठीक है? अब मुझे देखो, आप यहीं से भी समझ जाओगे ये बात। इसका ट्वाइस करेंगे तैयार है, और इसी का थ्राइस कर रहे हैं तैयार है। ठीक है? इसका तीनों प्लेन क्या है? सेम ही है। तो सेम है तो क्या बनेगा? जब सेम ही है तो एक ही प्लेन है। समझ में आ गई बात? वैसे मैंने 3 बार लिख दिया, लेकिन हो सकता है आपको यही इक्वेशन देके छोड़ दे, तो ये ऑब्वियसली प्लेन है। ठीक है? अब यदि मैं इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखूं, लिखो सॉल्यूशन ए ऑब्लिक बी, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो क्या आएगा? 1, 2, 3, नेक्स्ट बताओ।
246 369 4812। एक बार एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाऊंगा तो हो जाएगी 1 2 3 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा एक ही बार में। और सेम बात इधर हो जाएगी, क्या आ जाएगी 4 0 0। क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, R2 में ऑपरेशन लगाया R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, और R3 में ऑपरेशन क्या लगाया R3 माइनस 3R1। ऑटोमेटिकली ये पोजीशन आ जाएगी। अब आपकी इक्वेशन क्या हुई, अब मुझे बताइए इसमें कितने पिवट कॉलम्स हैं, एक एक करके आ जाइए, क्योंकि जवाब तो हम पिवट कॉलम से ही दे रहे हैं। कॉलम 1 आपकी पिवट कॉलम है। लिखिए रिमार्क नंबर 1, इन दिस केस C1, कॉलम C1, कॉलम C1 is pivot column. देखिए therefore X is pivot variable. X is pivot variable. आगे लिखिए C2 and C3 are non-pivot columns. C2 and C3 are non-pivot columns. Non-pivot columns. लिखिए therefore Y and Z are free variables. लिखिए therefore Y and Z are free variables. ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन, वी हैव, क्या इक्वेशन आएगी, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। दूसरा बताओ 0 इज इक्वल टू 0। तीसरा बताओ 0 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कौन कौन फ्री है? तो लिखो लेट y इज इक्वल टू t belongs to real number and z is equal to s belongs to real number. लिखो therefore x is equal to, क्या आ जाएगा 4 माइनस 2t माइनस क्या 3s। y क्या है, y is equal to t और z क्या है is equal to s, where t comma s belongs to क्या रियल नंबर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे लिखिए जनरल सॉल्यूशन, रिमार्क नंबर 2 will be given by, जनरल सॉल्यूशन will be given by देखिए x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। x बताओ क्या है हमारा 4 माइनस 2t माइनस 3s, और ये क्या है t और s लिख दो। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4 0 0 प्लस t टाइम्स क्या होगा 0 1 0 प्लस s टाइम्स क्या होगा, सॉरी 0 1 0 नहीं, -2 -2 1 0 कंफर्म, और s क्या होगा -3 0 1। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आएगा ही नहीं आएगा। इधर देखो यार 4 माइनस 2t माइनस 3s ये आ गया। नेक्स्ट 0 प्लस t प्लस 0s ये रहा, और नेक्स्ट
0 प्लस 0t प्लस s, ये रहा। ठीक है, तो मुझे बताइए उस केस में नेम देते हैं इन वेक्टर्स को। मैंने ऐसे नेम दिया, क्या लिखना चाहेंगे? a प्लस t इंटू, इसको v1 दे रहा हूँ, इसे v2 दे रहा हूँ, तो ये हो गया t इंटू v1 प्लस s इंटू क्या v2 where t comma s belongs to रियल नंबर। क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको भी मालूम है प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, नॉन पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। पढ़ाया था ना मैंने आपको, एक पैरामीट्रिक होती है, एक नॉन पैरामीट्रिक होती है। तो ये पैरामीट्रिक है, नॉन पैरामीट्रिक नहीं। लिखिए इट रिप्रेजेंट्स, हाँ नीचे लिख लीजिए, इट रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। ठीक है, सारी बातें क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे ट्राई कर लीजिएगा। होमवर्क है आपका, यानी कि जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए सब लिखवाए नहीं। एक होता है ना, पहले ही कंडीशन लिख देते हैं लोग, उससे क्या होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन लेके उसी क्वेश्चन में मैंने आपको कंसेप्ट बताया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लिख लो। लिखो 3x1 प्लस 5x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 is equal to 0, 6x1 plus x2 minus 8x3 is equal to 0। क्या लिखा आपने? 3x1 plus 5x2 minus 4x3 is equal to 0, minus 3x1 minus 2x2 plus 4x3 is equal to 0, 6x1 plus x2 minus 8x3 is equal to 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना, ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर? लिख लीजिए होमोजेनियस इक्वेशन, और ये भी चेक करना कि सॉल्यूशन क्या क्या आ रही है। होमोजेनियस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 2, 3 नहीं होते, यूनिक या इनफाइनाइट। ठीक है, तो या तो सॉल्यूशन यूनिक आएगी तो 0 0 0 सॉल्यूशन होगा, और इनफाइनाइट हुई तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली लाइन बनेगी, क्योंकि प्लेन तो बन नहीं सकती। प्लेन तो तब बनती जब तीनों इक्वेशन सेम होती। ठीक है, क्लियर? तो वो यूनिक होगी तो 0 0 0 सॉल्यूशन आएगी, और इनफाइनाइट होगी तो इस केस में ऑब्वियसली लाइन बनेगी। वो आप चेक कर लेना। हो गया? अब रही बात, ये तो हुई एक तरह के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज वाले भी होते हैं। ये तो हुई एक समझ हुई कि कैसे इक्वेशन सॉल्व होता है, सॉल्व करने के बाद क्या आता है। ठीक है, क्लियर? मतलब लाइन आएगी, पॉइंट आएगा, वो एक तरह की बातें हुई। कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्म के होते हैं। देखिए क्वेश्चन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x माइनस अल्फा y is equal to beta। 3x plus 2y is equal to 5, x minus alpha y is equal to क्या लिखा आपने? बीटा। आगे लिखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, लिखिए सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, the given system of equations
given system of equations have लिखिए फर्स्ट पार्ट यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट नो सॉल्यूशन। मतलब आपको यह बताना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी कि यूनिक सॉल्यूशन आए, अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू होगी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू होगी कि नो सॉल्यूशन आए। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले स्टार्ट की, डायरेक्ट स्टार्ट करें, लिखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए ऑब्लिक बी, क्या आएगा 3 2 और बताओ 1 माइनस अल्फा 5 बीटा। अब यहां आपके पास दो मेथड है, या तो आप डिटरमिनेंट मेथड से जाओगे या फिर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से जाओगे। ठीक है, तो अभी तक हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते आ रहे हैं तो हम उसी को फॉलो करें। डिटरमिनेंट में आएगा अभी बात, डिटरमिनेंट मेथड में तो डिटरमिनेंट का जो रैंक का तरीका है, बाकी तो कुछ और नहीं। इसके हेल्प से हम इसको जीरो करेंगे। क्या ऑपरेशन लगेगा R2 माइनस 1/3 R1। लिखो दिस इज इक्वल टू 3 2 और बताओ 0 माइनस अल्फा और क्या -2/3 होगा। यहाँ आओ, ये क्या होगा 5 और ये क्या आएगा बीटा माइनस, जल्दी बताओ, बीटा माइनस 5/3। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब आओ नेक्स्ट ऑपरेशन, इसके अलावा कोई नहीं लगेगा। अब लिखो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या क्राइटेरिया है कि पहले ये बताओ नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है, लिख दो। आपको मालूम है यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतनी आपकी रैंक ऑफ ए भी होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी भी होनी चाहिए। ये बात क्लियर। तो लिखिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन, हाँ सारे रिमार्क अब क्या काम आने स्टार्ट हो जाएंगे। लिखिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है। अब रही मुझे बताओ, इधर देखो, इसका रैंक ऑफ ए 2 चाहिए ना मुझे, भाई नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है तो रैंक ऑफ ए 2 चाहिए। तो मुझे तो क्या ये रो नॉन जीरो रो है, तो ये भी क्या होना चाहिए नॉन जीरो रो, तभी तो रैंक 2 होगी। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली नॉन जीरो। ठीक है, तो लिखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 व्हेन, कब होगा जब ये एक्सप्रेशन नॉन जीरो। लिखो व्हेन माइनस अल्फा -2/3 नॉट इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू बता दो। हाँ लिखो अल्फा इज नॉट इक्वल टू -2/3। ये होगा, अल्फा की बात खत्म हो गई। अब इधर आओ, इसका रैंक ऑफ ए, मेरी बात सुन लो, रैंक ऑफ ए 2 तब होगा जब अल्फा की वैल्यू -2/3 नहीं होनी चाहिए। -2/3 यदि अल्फा की वैल्यू हो गई तो ये दोनों मिला के 0 हो जाएगा, तो उस केस में रैंक ऑफ ए 2 नहीं होगा। तो अल्फा पे कंडीशन आ गई।
ध्यान रखना अल्फा पे जो कंडीशन आ गई वो कंडीशन आपकी कैरी ऑन रहेगी, ये नहीं कि एक में अल्फा अलग से बता दिया दूसरे में दूसरा अल्फा बता दिया। अब यहाँ लिखो रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी भी आपको 2 मिलना चाहिए, तो लिखो रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू 2। अब मेरी बात सुनो जरा, आपने कहा कि अल्फा की वैल्यू 2/3 सॉरी -2/3 नहीं होना चाहिए, यदि ये -2/3 नहीं होगा तो ये नॉन जीरो आएगा। ये रही बात, ये कोई भी वैल्यू ले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर ना भाई? यदि ये नॉन जीरो हो जाए तो ये पूरा रो तो नॉन जीरो है ही, ये नॉन जीरो होते ही यहां जीरो भी हो जाए या नॉन जीरो भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां क्या है? नॉन जीरो। तो यहां नॉन जीरो है तो रो क्या कहलाएगा? नॉन जीरो रो कहलाएगा। इसका मतलब बीटा कोई भी वैल्यू ले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझिए मेन लाइन ये है। तो मुझे बताइए कि क्या हमने लिखवाया रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू 2। लिखो व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू -2/3। इसी में वो आप अल्फा के बारे में बोल ही चुके हो कि -2/3 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहां नॉन जीरो आ जाएगा। अब यहां जीरो भी आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो आए या कुछ और भी आ जाए तो, लेकिन एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मुझे बताइए यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब अल्फा की वैल्यू -2/3 नहीं होगी। बीटा कोई भी वैल्यू ले फर्क नहीं पड़ता। नीचे एक बार फिर से लिख ली, फॉर यूनिक सॉल्यूशन अल्फा इज नॉट इक्वल टू -2/3। अल्फा इज नॉट इक्वल टू -2/3 एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखना चाहो तो लिख लो। समझ में आ गई बात? अब आओ लिखो सेकेंड वन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या क्राइटेरिया? क्राइटेरिया पहले बताओ। एक मिनट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्राइटेरिया मैंने आपको लिखवाया था, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। लिख दो। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? तो लिखो दैट इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी इज लेस देन 2। इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी लेस देन 2 होगा। तो 2 मतलब 2 से लेसर मतलब 1 रैंक ना, 0 रैंक तो हो नहीं सकती। तो लिखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 व्हेन अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए -2/3। अब यहां देखो, ये आपकी नॉन जीरो रो है और अल्फा जैसे ही -2/3 हुई तो ये आपकी 0 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि रैंक ऑफ ए होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो ये नॉन जीरो रो होगी, ये 0 रो होगी। ठीक है, लिखो रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी। बी हमें क्या चाहिए? 1। कब होगा? व्हेन अल्फा तो आप बोल ही चुके हो -2/3, तो बीटा क्या होनी चाहिए? 5/3। बीटा यदि 5/3 हो गई तो देखो यहां ये भी आपकी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। तो ये एक ही रो नॉन जीरो हुई, दूसरी रो आपकी कंप्लीटली 0 हो गई। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये क्राइटेरिया होगा। नीचे लिखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज व्हेन अल्फा इज इक्वल टू -2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 5/3। बस एक बात ध्यान रखना, एक सॉल्यूशन के लिए 2 अल्फा नहीं बताओगे। ये नहीं कि यूनिक के अंदर एक बार अल्फा ये बताया जा रहा हो, एक बार अल्फा वो बताया जा रहा हो। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए एक अल्फा, यूनिक के लिए एक अल्फा। अब और नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है?
जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या, रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी। तो मुझे बताइए रैंक किसका ज्यादा होगा, ऑब्लिक का या ए का? ऑब्लिक का ज्यादा होगा। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए आपको 1 चाहिए। कब होगा? व्हेन अल्फा इज इक्वल टू -2/3। और रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी क्या चाहिए आपको? ऑब्वियसली 2। ये कब होगा? व्हेन अल्फा इज इक्वल टू -2/3 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 5/3। तो ये आपकी क्राइटेरिया निकल के आई कि अल्फा की वैल्यू -2/3 और बीटा नॉट इक्वल टू -5/3, सॉरी बीटा नॉट इक्वल टू 5/3। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? क्लियर है? अब आओ क्वेश्चन। लिखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू म्यू। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू म्यू। लिखिए फाइंड लैम्डा एंड म्यू। लिखिए फाइंड लैम्डा एंड म्यू फॉर फर्स्ट पार्ट यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट नो सॉल्यूशन। स्टार्ट हो जाओ। सीधा लिखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए ऑब्लिक बी। क्या आएगा? 1 1 1। नेक्स्ट बताओ 1 2 3। नेक्स्ट बताओ 1 2 लैम्डा। इधर बताओ 6 10 म्यू। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अब इसके हेल्प से नीचे 0 करो। तो लिखो R2 में ऑपरेशन क्या? R2 माइनस R1। R3 में ऑपरेशन बताओ। R3 माइनस R2। लिखो दिस इज इक्वल टू 1 1 1। नेक्स्ट बताओ 0 1 2। नेक्स्ट बताओ 0 1 और क्या? लैम्डा माइनस 1। और इधर बताओ 6 4 और क्या? 6 4 क्या? म्यू माइनस 6। R3 माइनस R2 है ना? R3 माइनस R1 लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया 6 4 और क्या? म्यू माइनस 6। ठीक है? वैसे भी हम चेंजेबल रो यूज नहीं करते। अब इसके हेल्प से इसको 0 करो। क्या लगाओगे ऑपरेशन? लिखो R3 में ऑपरेशन R3 माइनस R2। लिखो दिस इज इक्वल टू 1 0 0। नेक्स्ट 1 1। नेक्स्ट 1 2। इधर बताओ 0 और क्या? यहाँ बताओ 6 4 और क्या? म्यू माइनस 10। अब तो कोई ऑपरेशन नहीं ना। लिखो यूनिक सॉल्यूशन।
लिखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू 3। कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास? 3 हैं। अब मुझे बताओ रैंक ऑफ ए 3 कब होगा? पहला रो देखो नॉन जीरो रो है, दूसरा रो भी क्या है? नॉन जीरो रो है। तो तीसरा रो भी क्या होना चाहिए? तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू लिख दो, व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। नेक्स्ट रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी, वो भी 3 चाहिए मुझे। कब होगा? जब लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होगी। लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होगी तो ये नॉन जीरो हो जाएगा। अब रही बात, ये जीरो भी हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, म्यू कोई भी वैल्यू ले यूनिक सॉल्यूशन होगी। हो गया? अब आओ किसका टर्न? लिखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या क्राइटेरिया है? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू बताओ रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ऑब्वियसली नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हमारे? 3। इसका रैंक ऑफ ए कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली 2 है भी, ये ध्यान रखिएगा। 2 पहले से ही कंफर्म है। इधर देखिए ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, तो 2 तो होगा ही होगा। 3 की तरफ जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते। अब 2 ही चाहिए मुझे, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लिखो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3। रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी मुझे 2 चाहिए, तो लैम्डा तो ऑलरेडी बता चुके हो आप 3, तो म्यू क्या होना चाहिए? 10। म्यू 10 हो गया। इधर देखो जरा, लैम्डा 3 होते ही ये 0 हो जाएगा और म्यू 10 होते ही ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब पूरा रो आपकी 0 हो जाएगी। अब लिखो नो सॉल्यूशन। क्या है क्राइटेरिया? रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, किसकी रैंक ज्यादा होगी किसकी कम? ऑब्लिक की रैंक ज्यादा होनी चाहिए, तो लिखो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3 और रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू 3। कब? जब लैम्डा 3 हो, म्यू 10 नहीं हो। नो सॉल्यूशन हो जाएगी। क्लियर है ये? लैम्डा 3 होते ही क्या होगा? लैम्डा 3 होते ही ये 0 हो जाएगी और म्यू 10 नहीं होगी तो ये नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है? नॉन जीरो होते ही रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी ज्यादा हो जाएगी। ये हो गया। अब यदि इसी क्वेश्चन को मुझे ड्रेमेंड मेथड से करना पड़े तो लिखो मेथड 2, लिखो बाय ड्रेमेंड मेथड। ड्रेमेंड मेथड मतलब एक तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाली है, एक ड्रेमेंड मेथड।
तो सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप बना लेना। मुझे बताओ ए ऑब्लिक बी क्या आएगी, एक बार फिर से बताओ। 1 1 1 1 2 3 ना, 1 2 लैम्डा और क्या म्यू। अब लिखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, लिखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यही क्वेश्चन मेथड 2 से कर रहे हैं, ड्रिमेंट मेथड से। आपने कहा ना कि ड्रिमेंट मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। लिखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी is equal to number of variables is equal to 3। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 व्हेन ड्रिमेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। आपको मालूम है ना, ड्रिमेंट ऑफ ए यदि नॉट इक्वल टू 0 होती है तो रैंक 3 हो जाती है। तो ड्रिमेंट क्या है, लिखिए दैट इज 1 1 1 1 2 3 और 1 2 लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से आप चेक कर लेना, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 आएगी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अबाउट रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी, बी मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। अब इधर सुनो मेरी बात, रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी 3 चाहिए आपको। पहले ये बताओ, जो बात मैं आपसे पूछूंगा, यहां से यहां तक ए ऑब्लिक बी, ये किस साइज की मैट्रिक्स है, 3x4 है ना। आपको मालूम है ड्रिमेंट तो निकलेगा नहीं, तो उसके लिए हमें कंसिडर माइनर ऑफ ऑर्डर 3 करनी पड़ेगी। कंसिडर माइनर ऑफ ऑर्डर 3 मतलब एक कॉलम डिलीट करना होगा, ठीक है। मुझे बताइए कितने माइनर्स ऑर्डर 3 के होंगे, 4 माइनर्स ऑर्डर 3 के होंगे भाई। या तो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर लो, या सेकंड डिलीट कर लो, या थर्ड डिलीट कर लो, या 4 डिलीट कर लो। यदि चारों के चारों 0 हुए तो रैंक 3 नहीं होगी। यदि एक भी नॉन 0 निकला तो रैंक 3 हो जाएगी। तो आपने पहले ही कह दिया लैम्डा 3 नहीं है, तो हमारे पास ये माइनर ऑलरेडी है जो नॉन 0 है जब लैम्डा 3 नहीं होगी। इसका मतलब रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी 3 कंफर्म है, जैसे ही आपने कहा लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। तो लिखो रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू 3। लिखिए व्हेन एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉन 0। व्हेन एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉन 0। लिखिए दिस इज पॉसिबल व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन लैम्डा इज नॉट, दिस इज पॉसिबल व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। सीधा व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। जैसे ही आपने कहा लैम्डा 3 नहीं है, इधर देखो यार, तो ये माइनर आपकी नॉन 0 माइनर होगी, ऑटोमेटिकली रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी 3 हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो एक बार मुझे फिर से बताओ ये किस साइज की मैट्रिक्स है, 3x4। आपको मालूम है डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, एक इसमें से रिमूव करना होगा एक कॉलम, ठीक है। कितने तरीके हैं, 4 माइनर्स ऑर्डर 3 के होंगे। एक भी नॉन 0 निकलेगा तो रैंक आपकी 3 कंफर्म है। तो आपने जैसे ही कहा लैम्डा 3 नहीं है, एक माइनर ऑलरेडी आपके पास हो गया जो नॉन 0, ठीक है। अब रही बात म्यू क्या होगी, तो म्यू कोई भी वैल्यू ले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लिखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
लिखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हमारे पास? 3। लिखो दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स के नीचे एरो देके लिख लो 3। वेरिएबल्स के नीचे लिख दिया ना 3। लिखो दैट इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हमें चाहिए। तो रैंक ऑफ ए 2 कब होगा? जब ये 3 नहीं होगा। वो छोड़ दो बात, जो 2 होगा वो कब होता है? ये रही हमारे ये 2 कब होगी? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 एंड माइनर ऑफ ऑर्डर 2 नॉन जीरो। बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होने पे रैंक 3 नहीं होगी, लेकिन इससे 2 कंफर्म नहीं होती। 2 कंफर्म होने के लिए माइनर ऑफ ऑर्डर 2 नॉन जीरो होना चाहिए, तब जाके रैंक 2 होती। तो रैंक ऑफ ए 2 कब होगी? लिखो व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन जीरो। ऑर्डर 2 इज नॉन जीरो। समझ में आ गई बात? डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 कब होगी? जब लैम्डा की वैल्यू 3 होगी। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड एक माइनर आपको दिखाना होगा जो नॉन जीरो। ये ले लें, लेकिन एंड क्या लिखा आपने? हाँ ऐसे लिख दो 1 1 1 2। क्या आ जाएगा? 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब रैंक ऑफ 2 हो गया। 2 1 जा 2 -1 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू यदि 3 होगी तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होते ही रैंक 3 नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखिए रैंक 3 नहीं होगा इसका मतलब 2 नहीं हो जाएगी। 2 होने के लिए एक क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, जो हमने फुलफिल करा के दिखा दिया। अब आइए रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू 2। रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी कितना चाहिए मुझे? 2 चाहिए। इधर देखिए जरा, ये रही ए ऑब्लिक बी, सिरदर्दी वाला काम है। यहां से यहां तक किस साइज की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 4, मतलब 3 रो 4 कॉलम। ठीक है, डिटरमिनेंट डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। इतनी बातें क्लियर? एक कॉलम डिलीट करनी होगी, तो मुझे बताइए एक कॉलम जैसे डिलीट करेंगे तो ऐसा डिलीट करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 4। इसका मतलब जितने भी माइनर्स ऑर्डर 3 के होने चाहिए वो सब के सब 0 होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अधिकतर लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है। मुझे बताइए कि ये 3 क्रॉस 4 साइज की मैट्रिक्स है, ठीक है। रैंक 3 कब होगी? पहले ये बताइए रैंक ज्यादा से ज्यादा हो कितनी सकती है? 3। और 3 चाहिए नहीं मुझे भाई। रैंक ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, और 3 नहीं चाहिए, 2 चाहिए मुझे। तो 3 नहीं चाहिए, उसके लिए क्या होना होगा? सारे माइनर्स ऑर्डर 3 के 0 होने चाहिए। ठीक है, सारे माइनर्स ऑर्डर 3 के क्या होने चाहिए? तो लिखिए रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू 2। ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू 2 चाहिए ना? लिखिए व्हेन ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 आर 0। सारे माइनर्स ऑर्डर 3 के, कितने माइनर्स होंगे ऑर्डर 3 के? इधर देखो जरा,
4 माइनस ऑर्डर 3 के होंगे, सब के सब जीरो होने चाहिए, और साथ में एक माइनर ऑर्डर 2 का नॉन जीरो होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमने अभी आपको दिखाया। लिखिए एंड, ये देखिए, एंड अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन जीरो, एंड अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2 नॉन जीरो। एक मिनट में फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बड़ा टेढ़ा काम है। पहले मुझे बताओ किस साइज की मैट्रिक्स है? 3x4, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रैंक कितनी हो सकती है? 3। अब 3 नहीं चाहिए मुझे, 2 चाहिए, तो 3 नहीं चाहिए, इसका मतलब 3 नहीं चाहिए का क्राइटेरिया लिखना होगा। तो 3 कब नहीं होगा? जबकि जितने माइनस ऑर्डर 3 के हैं, आपको मालूम है जितने माइनस ऑर्डर 3 के हैं, कितने माइनस ऑर्डर 3 के हैं? 4 माइनस ऑर्डर 3 के, वो जीरो होने चाहिए, एंड माइनर ऑफ ऑर्डर 2 नॉन जीरो होना चाहिए। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 नॉन जीरो तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं आपको, ठीक है। इसका मतलब जितने भी माइनस ऑर्डर 3 के होने चाहिए वो सब के सब क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। उसके लिए लैम्डा पे कंडीशन आप ऑलरेडी बता चुके हो 3, तो लैम्डा वाला रो कॉलम छोड़ दो, तो ये और ये ले लेता हूं, ठीक है, क्लियर। क्योंकि लैम्डा तो 3 बोल चुका हूं ना मैं, लिखो दैट इज, क्या लिखोगे? फर्स्ट कॉलम लेना है हमें 1 1 1, दूसरा बताओ 1 2 2। लैम्डा वाला छोड़ना चाहो छोड़ दो, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू आप बता चुके हो, 6 10 म्यू इज इक्वल टू 0। यहां से आप चेक कर लेना, म्यू की वैल्यू आपकी 10 आएगी। समझ आ गई बात? ध्यान रखिएगा, 4 माइनर ऑर्डर 3 के होंगे, ठीक है, और चारों के चारों जीरो होने चाहिए। माइनर ऑर्डर 2 नॉन जीरो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं आपको। तो उसके लिए हमने कौन कौन सा लिया? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। आप कहेंगे ये लेना कंपलसरी है क्या? तो मैं कहूंगा कंपलसरी नहीं है, ये लेना कंपलसरी है, बाकी इन 3 में से कोई भी 2 ले लीजिए। ये क्यों लेना कंपलसरी है? क्योंकि म्यू की वैल्यू हमें चाहिए। सर उसका माइनर ही ले ले और उसको जीरो रख दे तो भी तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। जब कहाँ? लैम्डा तो हमें 3 पता ही है। लैम्डा 3 होने से डेरिवेटिव ऑफ ए 0 हो जाएगा, ये वाला माइनर आपकी 0 हो जाएगी। लेकिन 4 चाहिए माइनर मुझे, जो सब के सब 0। आप या तो ये ले लो, या फिर फर्स्ट थर्ड ये ले लो, या फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ले लो, सब में म्यू की वैल्यू 10 आएगी। ध्यान रखना उसके इसमें लैम्डा 3 रखनी पड़ेगी आपको। समझ आ गई बात? तो मैंने लैम्डा निकाल लिया था, तो मैंने लैम्डा वाला छोड़ दिया, ठीक है। मैंने लिया फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट। ऐसे नहीं, प्रोसेस लिखनी होती है। आगे लिखिए थर्ड वन, नो सॉल्यूशन। लिखो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी। इसका रैंक ऑफ ए कितना चाहिए मुझे? 2। तो लिखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3। लैम्डा 3 होते ही रैंक 2 हो जाएगी, ऑलरेडी बता चुके हैं हम वो बात। और लिखो रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू 3 कब होगी? जब लैम्डा की वैल्यू 3 होगी और म्यू नॉट इक्वल टू 10 होगा। समझ में आ गई बात? म्यू नॉट इक्वल टू 10 होते ही रैंक ऑफ ए ऑब्लिक बी आपकी 3 हो जाएगी, और लैम्डा 3 होते ही रैंक 2 हो जाएगी, ठीक है। तो डेरिवेटिव मेथड समझ में आ गया कैसे अप्लाई करते हैं? ऑल्दो डेरिवेटिव मेथड लगाना थोड़ा टेढ़ा काम है, वहां भी मैं कह रहा था कि रैंक में दिक्कत है, और यहां भी कह रहा हूं रैंक में दिक्कत है, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये क्लास आपकी हो गई क्लियर लीनियर इक्वेशन की। अभी एक क्लास और लगेगी जिसमें और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा,
ठीक है। एक टेढ़ा टॉपिक होता है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल एंगल्स देखनी पड़ती। तो आज के लिए यहीं तक।